नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम पूर्वोत्तर लोक में आप सभी का स्वागत है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन सेना के बीच झड़प इस सप्ताह की सबसे बड़ी घटना रही। इसके अलावा असम के गमछे को जीआई टैग मिलना बड़ी उपलब्धि रही। इसके अलावा पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनावी गहमागहमी भी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को त्रिपुरा में रहेंगे और बीजेपी के चुनावी अभियान का शंखनाद करेंगे। आइए एक नजर डालते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया से इस सप्ताह की प्रमुख खबरों पर। दिग्गज मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम के पति ओनलेर करोंग ने विवाद खड़ा कर दिया है, क्योंकि उन्होंने इम्फाल में एक पार्क में हाल में लगाई गई अपनी पत्नी की प्रतिमा पर असंतोष जताया है। हम आपको बता दें कि मैरीकॉम सहित राज्य के 19 ओलंपियन की प्रतिमा हाल में मणिपुर ओलंपिक पार्क में लगाई गई थी। ओनलेर करोंग ने एक स्थानीय समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में दावा किया कि पार्क में लगाई गई प्रतिमा 6 बार की महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियन और 2012 लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता मैरीकॉम जैसी नजर नहीं आती। मैरीकॉम के भाई जिमी कॉम ने बताया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने उन्हें आश्वासन दिया है कि पार्क के उद्घाटन से पहले प्रतिमा को बदल दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि अभी पार्क के उद्घाटन की तारीख तय नहीं हुई है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इस सप्ताह वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ तनाव के बीच वायुसेना ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक बड़ा अभ्यास शुरू किया। इस अभ्यास में राफेल लड़ाकू विमानों को भी शामिल किया गया। इस अभ्यास के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा है कि बड़े पैमाने पर किए गए इस 2 दिवसीय अभ्यास में लगभग सभी अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमान और क्षेत्र में तैनात अन्य परिसंपत्तियां शामिल की गई हैं। हम आपको यह भी बता दें कि इस सप्ताह सोमवार को भारतीय थल सेना ने एक बयान में कहा था, पीएलए के सैनिकों के साथ तवांग सेक्टर में एलएसी पर 9 दिसंबर को झड़प हुई। हमारे सैनिकों ने चीनी सैनिकों का दृढ़ता के साथ सामना किया। इस झड़प में दोनों पक्षों के कुछ जवानों को मामूली चोटें आईं। यह आमना सामना पूर्वी लद्दाख में दोनों पक्षों के बीच 30 महीने से अधिक समय से सीमा गतिरोध के बीच हुआ है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने यांगसे घाटी में चीनी सैनिकों द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा में एक तरफा बदलाव की कोशिश के संदर्भ में कहा है कि भारतीय सैनिक किसी भी बाहरी आक्रमण का करारा जवाब देने में सक्षम है। उन्होंने पूर्व में चीनी घुसपैठ का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि यह 1962 नहीं है। इसके अलावा केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश प्राचीन काल से भारत का अभिन्न अंग रहा है। रिजिजू ने हालांकि तवांग की घटना पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। देश में सांस्कृतिक पुनरुद्धार और सरकार द्वारा इस संदर्भ में किए जा रहे प्रयास के मुद्दे पर मीडिया को संबोधित करते हुए अरुणाचल प्रदेश से लोकसभा सदस्य किरण रिजिजू ने कहा, आज अरुणाचल प्रदेश पर चाहे कुछ भी कहे कोई भी कहे, यह स्पष्ट है कि यह प्रदेश प्राचीन काल से ही भारत से जुड़ा हुआ है। इसलिए ऐसा नहीं है कि अब यह भारत का हिस्सा है। हालांकि वर्तमान नाम अब दिया गया है, यह प्राचीन काल से भारत का अभिन्न अंग रहा है। उन्होंने कहा कि इसे प्रधानमंत्री ने बहुत खूबसूरती से पेश किया है। इसके अलावा पक्षी प्रेमियों ने सुदूर पूर्वोत्तर अरुणाचल प्रदेश में मायावी व्रेन बेबलर्स की एक नई प्रजाति का पता लगाया है, जिसे उन्होंने लिसु व्रेन बेबलर नाम दिया है। बेंगलुरु, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम के पक्षी प्रेमियों वाली टीम ने इस साल मार्च में अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले की मुगाफी चोटी पर व्रेन बेबलर्स की इन नई प्रजातियों को देखा था। हम आपको बता दें कि व्रेन बेबलर एक प्रकार का नन्हा पक्षी है जो सदाबहार जंगलों की घनी झाड़ियों में पाए जाते हैं, खासकर बहते पानी के आसपास पाए जाते हैं। मेघालय से इस सप्ताह की बड़ी खबरों की बात करें तो पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई ने असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले का दौरा किया और मुकरोह जैसी हिंसा को रोकने के लिए पड़ोसी राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब 2 पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सीमा से सटे एक विवादित क्षेत्र में जंगल की बाड़ के एक हिस्से को नष्ट किया गया है। अधिकारी ने कहा कि अंतर्राज्यीय सीमा के साथ विवादित ब्लॉक द्वितीय क्षेत्र में उमसा लुमदोरबार में असम वन विभाग की बाड़ के टूटे मिलने के एक दिन बाद यह बैठक हुई थी। इसके अलावा भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं ने इस सप्ताह मेघालय में एक संयुक्त अभ्यास शुरू किया जो 1 पखवाड़े तक चलेगा। दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और द्विपक्षीय संबंध प्रगाढ़ करने के उद्देश्य से मेघालय के शिलांग से 25 किलोमीटर दूर स्थित उमरोई में गुरुवार से शुरू हुआ आतंकवाद रोधी अभ्यास काजिंद 22 के 6ठे संस्करण का समापन 28 दिसंबर को होगा। इसके अलावा मेघालय में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सत्ताधारी नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी के 2 और विपक्षी तृणमूल कांग्रेस के 1 विधायक सहित कुल 4 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, भाजपा के राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा की मौजूदगी में इन विधायकों ने पार्टी मुख्यालय में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। जिन 4 विधायकों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है उनमें एनपीपी की फेरलिन संगमा और बेनेडिक्ट मारक, तृणमूल कांग्रेस के एचएम शांगप्लियांग और निर्दलीय सैमुअल संगमा शामिल हैं। इसके अलावा
मेघालय में चुनावी बिगुल फूंकने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी अपने गृह राज्य के लिए रवाना हो गई। मेघालय में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। हम आपको बता दें कि कांग्रेस के 17 में से 12 विधायकों के पाला बदलकर टीएमसी में शामिल होने के बाद मेघालय की 60 सदस्यीय विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई है। हालांकि 12 में से एक विधायक ने पिछले महीने विधानसभा की सदस्यता त्याग दी थी और पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। ममता बनर्जी ने मेघालय में चुनावी बिगुल फूंकते हुए महिला सशक्तिकरण, युवाओं की बेहतरी तथा राज्य की संस्कृति के संरक्षण के नाम पर वोट मांगा है। मिजोरम की बात करें तो वहां के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति ने मंत्री के बिछुआ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि राज्यपाल ने मंत्री का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और बिछुआ के विभागों आबकारी और मादक पदार्थ मामले, समाज कल्याण, रेशम उत्पादन, पशु चिकित्सा और पशुपालन को तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री जोरामथांगा को आवंटित किया गया है। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वनलाल मुआका ने कहा है कि अगले साल के अंत में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बिछुआ उनकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा मिजोरम से खबर आई है कि बांग्लादेश के सुरक्षा बलों की ओर से नवंबर में उग्रवाद रोधी अभियान शुरू करने के बाद कुकी चिन समुदाय के 300 से अधिक लोग पड़ोसी देश से भागकर भारत आ गए। मिजोरम सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि चटगांव पहाड़ी इलाकों के बांग्लादेशी नागरिकों ने भारत में प्रवेश करने के बाद दक्षिण मिजोरम के लांगतलाई जिले में शरण ली है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी सुरक्षा बलों द्वारा विद्रोही समूह कुकी चिन नेशनल आर्मी के खिलाफ अभियान शुरू करने के बाद ये लोग सीमा पार कर भारत आ गए। हम आपको बता दें कि KNA कुकी चिन नेशनल फ्रंट की सशस्त्र शाखा है जो एक अलग राज्य की मांग करती है, जिसमें चटगांव पहाड़ी इलाकों में कुकी चिन या मिजो समुदाय के लोग रहते हैं। त्रिपुरा की बात करें तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अगरतला में त्रिपुरा के पहले डेंटल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारतीय दंत चिकित्सा परिषद की सिफारिशों के आधार पर IGM अस्पताल के नए भवन में एक डेंटल कॉलेज स्थापित करने की अनुमति दी है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के रविवार को होने वाले त्रिपुरा दौरे के साथ ही राज्य में बीजेपी के चुनावी अभियान का शंखनाद हो जाएगा। त्रिपुरा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राज्य के लिए प्रदेश चुनाव समिति समेत 7 समितियां गठित की हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने यह जानकारी दी है। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बिरजीत सिन्हा को 10 सदस्यीय चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि AICC के महासचिव व त्रिपुरा के प्रभारी अजय कुमार, AICC सचिव सजारिता लेटफलांग, विधायक सुदीप रॉय बर्मन और TPCC के पूर्व अध्यक्ष गोपाल चंद्र राय समिति के सदस्य होंगे। इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा और राज्य के अन्य शीर्ष पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। राज्य में अगले साल फरवरी और मार्च में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। सूत्रों ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव और केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक भी बैठक में शामिल हुए। पार्टी नेतृत्व ने नागालैंड और मेघालय के नेताओं के साथ भी बैठकें की हैं। बीजेपी त्रिपुरा में सत्ता में है और 2 अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में वह सत्तारूढ़ क्षेत्रीय दलों की सहयोगी है। इसके अलावा बीजेपी की त्रिपुरा इकाई ने अगले साल के शुरू में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 30 समितियां गठित करने का ऐलान किया है। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी सुनीत सरकार ने बताया कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी के बाद 8 सदस्यीय चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, जिसके प्रमुख बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य हैं। इसके अलावा त्रिपुरा में कनेक्टिविटी यानी संपर्क में उल्लेखनीय सुधार होने का दावा करते हुए मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि साबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ने वाले मैत्री पुल को जनता के लिए खोल दिए जाने के बाद यह राज्य दक्षिण पूर्व एशिया के लिए प्रवेश द्वार के रूप में उभरेगा। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 9 मार्च को फेनी नदी के ऊपर बने मैत्री पुल का उद्घाटन किया था। अधिकारियों ने बताया कि चटगांव बंदरगाह से महज 74 किलोमीटर दूर स्थित इस पुल को शेख हसीना सरकार द्वारा बांग्लादेश सीमा के अंदर सीमा शुल्क और आव्रजन सुविधाएं उपलब्ध करा दिए जाने के बाद यातायात के लिए इसे खोल दिया जाएगा। असम से आई खबरों की बात करें तो कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले की अदालत ने गुवाहाटी पुलिस को निर्देश दिया है कि वह महिलाओं और हिंदू पुरुषों के खिलाफ कथित विवादित टिप्पणी को लेकर लोकसभा सदस्य बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ मामला दर्ज करे। असम जातीय परिषद के उपाध्यक्ष दुलू अहमद द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्राणजीत हजारिका ने गुवाहाटी के हाटीगांव थाने के प्रभारी को प्राथमिकी दर्ज करने को कहा है। इसके अलावा असम के गोलपाड़ा जिले में राज्य राजमार्ग 12 पर जंगली हाथियों के एक बड़े झुंड के हमले में 1.5 साल के बच्चे सहित कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक यह घटना उस समय हुई जब लखीपुर क्षेत्र के चोटो सिगरी में हाथी सड़क पार कर रहे थे। पुलिस अधिकारी ने कहा हाथियों के झुंड ने एक ई-रिक्शा पर हमला किया जिसमें एक परिवार लखीपुर से दुधनोई जा रहा था। इसके अलावा हाथियों ने गुवाहाटी जाने वाले 4 पहिया वाले एक वाहन पर भी हमला किया। इस घटना में तिपहिया वाहन पर सवार 2 लोगों और कार में सवार 1 व्यक्ति की मौत हो गई। इसके अलावा झारखंड, त्रिपुरा और असम के 7 लोगों को असम के कामरूप जिले में मानव तस्करों के चंगुल से छुड़ा लिया गया है।
एक अधिकारी ने बताया कि रंगिया रेलवे स्टेशन के निकट एक मकान से 6 महिलाओं और एक बच्चे को बचाया गया। उन्होंने बताया कि मानव तस्करों के एक गिरोह द्वारा राज्य के बाहर से कुछ लोगों को बंधक बनाए जाने की गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस ने एक अभियान चलाया। अधिकारी ने कहा, हमारी टीम ने रंगिया रेलवे स्टेशन के निकट कोरियारा गांव में एक मकान में 6 महिलाओं और एक बच्चे को बंद पाया। हालांकि अपराधी मौके से फरार हो गए। इसके अलावा बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमिन ने लोगों के बीच संपर्क और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने तथा क्षेत्र में सामूहिक समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए ढाका गुवाहाटी के बीच सीधी उड़ान सेवा और सिलहट सिलचर के बीच सीधी बस सेवा शुरू करने पर जोर दिया है। मोमिन ने विदेश मंत्रालय में बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त प्रणव कुमार वर्मा से मुलाकात के दौरान यह टिप्पणी की। इसके अलावा असम के गमछे, तेलंगाना के तंदूर रेडग्राम और लद्दाख की खुबानी की एक किस्म को सरकार से भौगोलिक संकेतक यानी GI का दर्जा मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इसके साथ ही GI का दर्जा हासिल वस्तुओं की संख्या 432 हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि असम के प्रसिद्ध गमछे, तेलंगाना के तंदूर रेडग्राम, लद्दाख की रक्से कारपो खुबानी, महाराष्ट्र के अलीबाग सफ़ेद प्याज को GI का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा असम के हैलाकांडी जिले में 2 संगठनों के 1189 ब्रू उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और 350 आग्नेयास्त्र भी अधिकारियों को सौंप दिए। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा हिरेन चंद्रनाथ ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक लिबरेशन फ्रंट ऑफ बराक वैली और BRAU से जुड़े थे। उन्होंने कहा कि दोनों संगठन ज्यादातर असम मिजोरम सीमा से सटे इलाकों में सक्रिय रहे हैं। उधर नागालैंड की बात करें तो नागालैंड का 10 दिवसीय हॉर्नबिल उत्सव किसामा के नगा हेरिटेज विलेज में समाप्त हो गया है। इस मौके पर आयोजित एक समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ऑस्ट्रेलियाई शेफ गैरी मेहिगन ने मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और विशेष अतिथि मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के साथ दीप प्रज्वलित किया। लोथा नगा जनजाति के पारंपरिक गीत गुनगुनाने के साथ लोग एकता नृत्य में शामिल हुए। विभिन्न स्थानीय कलाकारों ने इस अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी। हम आपको बता दें कि हॉर्नबिल उत्सव राज्य की गहरी परंपराओं और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए नागालैंड सरकार का वार्षिक पर्यटन प्रचार कार्यक्रम है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।